स्टूडेंट्स, आज फर्दर मैं अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। ये मैंने पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन का चैप्टर है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, कवर कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए। अब एक चीज याद रखना, जब आप लोग पढ़ रहे हो, चीजों को याद कर रहे हो, समझ रहे हो, उस समय डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी, आप लोगों ने जो कंसेप्ट है ना उसको दिमाग में बिठा लेना है। डायग्राम्स के भरोसे मत जाना, क्योंकि एग्जाम में ना शीट होती है कितने डायग्राम्स बनाओ, और ना ही आपको ना उस समय याद आएगा कि कौन सी लाइन कहां से जा रही है, कौन सी लाइन किसको कट कर रही है। तो बेटर होता है कि आपके जो कंसेप्ट हो ना वो क्लियर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो कि कौन सी लाइन किसको कट करती है, क्यों कट करती है, कहां से पास होती है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टॉपिक का नाम क्या आ जाएगा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये दिया था हिक्स ने। अब बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रोडक्शन की बात करते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आप ये देखोगे कि क्या क्या मेथड्स है प्रोडक्शन के, क्या क्या टेक्निक है आपके पास प्रोडक्शन की। तो यहां पे दो तरह की टेक्निक्स है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास क्या आएगी, आप लोगों ने कॉपी में लिख लेना एक बार। आप लोगों ने बताना है, ये मेरे पास आइसोक्वांट्स है। देखो ये जो तीन है, ये क्या है? आइसोक्वांट है। ये जो बीच में से लाइन जा रही है ओरिजिन की, ये आइसोक्लाइन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट ये आइसोक्वांट की शेप देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहां पे कैपिटल ज्यादा यूज हो रही होगी या लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होगा? मैंने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कन्वे की थी। जब हमने कन्वेक्स आइसोक्वांट बनाया था, मैंने आपको बताया था कौन सा पार्ट कैपिटल होता है, कौन सा पार्ट लेबर होता है। तो अब हमारे पास इस डायग्राम को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो अपर पार्ट होता है आइसोक्वांट का, वो क्या आता है? कैपिटल इंटेंसिव होता है, वो आप सबको पता है। तो ये जो अपर पार्ट है, आप देख रहे होगे कितना ज्यादा ब्रॉड है, इसका जो मुंह है वो ओपन हो रहा है, यानी कि यहां पे मेरे पास कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है एज कंपेयर टू लोअर पार्ट। आप निचला हिस्सा देखो जो लेबर इंटेंसिव है, जहां लेबर का यूज हो रहा है, यहां पे मेरे पास कितना कम गैप है। कहने का मतलब है, देखो जो लेबर है वो कम यूज हो रहा है, कैपिटल है जो ज्यादा यूज हो रही है। तो ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये किसके लिए आ जाएगा कि ये हमारे पास यहां पर कैपिटल का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है। दूसरा, अगर ये आप डायग्राम देखो, इसका जो लोअर पार्ट है ये ज्यादा ब्रॉडर है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपको बता रहा है कि जो लेबर है उसका ज्यादा यूज हो रहा है प्रोडक्शन में मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है दो तरह की होती है। कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे कैपिटल अपर पार्ट है जो आइसोक्वांट का वो ब्रॉड है। दूसरा लेबर इंटेंसिव, जहां पे लोअर पार्ट आपका ज्यादा ब्रॉड आएगा। वैसे तो ये डायग्राम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कल को आप लोगों ने भी टीच करना है। दूसरी चीज, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जहां पे जो कैपिटल है ना उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू योर लेबर। इसलिए आप प्रेफर करते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज करूं, क्योंकि जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब यहां पर मेरे को एक चीज तो पता चल गई कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बेस पर मैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्निक को चूज कर लाऊं, ठीक है, बेसिक है। मेन चीज आती है बीच में हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, ये आइसोक्लाइन का क्या मतलब है हमारे पास? यही है ना वर्ड, आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि कन्वे करते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है लेबर और कैपिटल का वो कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। यानी कि जिस रेट पर आप लेबर और कैपिटल को रिप्लेस कर रहे थे, जिस रेट पर लेबर और कैपिटल को एक दूसरे की जगह यूज किया जा रहा था, वो हमारे पास क्या है? इट इज कांस्टेंट। तो आइसोक्लाइन वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको कन्वे करेंगे जहां पे लेबर और कैपिटल के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे?
एक ही पेस पर जब कोई चीज चल रही है, मैं पहले भी जिस रेट पर लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, आज भी उसी रेट पर कर रहा हूं। मैं पिछले साल भी 5 रुपीज अपनी इनकम का सेव करता था, या पिछले साल भी 5% अपनी इनकम का सेव करता था, मैं आज भी अपनी इनकम का 5% ही सेव कर रहा हूं। तो जो मेरी सेविंग है वो क्या है, कांस्टेंट चल रही है। समझ रहे हो? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो कांस्टेंट रहता है। अब बच्चों आज की टिप याद रखना, हमारे पास ये आपको ना कंफ्यूज करेंगे रिज लाइन के साथ। जो आपकी रिज लाइन होती है वो क्या बता रही थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और कैपिटल की कहां कहां पे जीरो है, ये चीज बता रही थी वो। ये सब्स्टिट्यूशन को कांस्टेंट बताता है। कंफ्यूज मत होना, रिज लाइन अलग है, आइसोक्लाइन अलग है हमारे पास। ठीक है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है, कौन सा टूल यूज हो रहा है, आइसोक्लाइन यूज हो रहा है। या आपको नॉर्मली पूछ सकते हैं कि हमारे पास अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है तो उन पॉइंट्स को कौन कन्वे करेगा, रिज लाइन उसे बताएगी कि भाई ये पॉइंट हमारे पास कांस्टेंट है एमआरएस के। तो ये चीज बच्चों आप लोगों ने यहां पर याद रखनी है। ठीक है? पेन डाउन कर लो इसको सारे। और दूसरा ये भी याद रखना बच्चों कि हमारे पास ये डायग्राम का, कि जहां पर भी इसका ओपन हो रहा है ना मुंह, उस वाली पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव। और ये टर्म किसने दी है हमारे पास, हिक्स ने दी है। अब देखो बच्चों, अभी तक आपको हिक्स की काफी चीजें याद होगी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा भी था एक टेस्ट कॉपी बना लेना जहां पे आपने लिखना है। तो हिक्स की बुक का नाम आपको पता हो गया है अभी तक, वैल्यू एंड कैपिटल। दूसरा आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो हिक्स है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करता है, जहां इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की हमने बात की थी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का भी आपको पता चल गया है। अब एक क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर में थ्योरीज करवाई थी, जहां पे हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड किया था, या हमने कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन किया था। तो वहां भी आपको याद होगा कि कोफिशिएंट ऑफ इनकम वेरिएशन हमारे पास हिक्स ने दिया है। तो बच्चों छोटी छोटी चीजें देखो, हिक्स में से 4 मेरे पास टॉपिक्स बन गए हुए हैं। आगे तक जाते हुए एटलीस्ट 10 से 12 टॉपिक हो जाएंगे अगर क्वेश्चन निकला फ्री के मार्क्स है आपके, क्योंकि बाकियों ने ये चीज नहीं की होगी। ठीक है? अब देखो बच्चों, सेकंड मेरे पास यहां पे आ जाता है रिटर्न्स टू स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट। 90% बच्चे से अगर मैं आज पूछूंगा ना कि रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, वो पता है क्या डेफिनेशन बताएगा, कि जब हम इनपुट्स को डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल आ जाता है, या जब मैं इनपुट को चेंज करूंगा तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। मैक्सिमम बच्चा रिटर्न्स टू स्केल की डेफिनेशन नहीं बताएगा, उसके जो टाइप्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, उसके बारे में डेफिनेशन बताएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बात, रिटर्न्स टू स्केल हमेशा लॉन्ग रन की बात करता है। ठीक है? रिटर्न्स टू स्केल हमेशा क्या है, लॉन्ग रन की बात करेगा। दूसरी चीज यहां पर आ जाती है, जब भी जो आपके इनपुट्स होते हैं, जब भी इनपुट्स को आप क्या करते हो, सेम प्रोपोर्शन में बदलते हो, इक्वल प्रोपोर्शन में बदलते हो, उसे रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। रिटर्न्स टू स्केल में मैं सिर्फ और सिर्फ कंसर्न हूं इनपुट्स के साथ। ठीक है? कि जो मेरी इनपुट्स है उसको मैंने सेम प्रोपोर्शन में या इक्वल प्रोपोर्शन में जब चेंज कर रहा हूं, उसे रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। ये चीज याद रखना। और ये क्या है, लॉन्ग रन फिनोमेना है हमारे पास, पहली चीज। दूसरा, अब यहां पर बात आती है कि रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास इसकी डिग्रीज क्या होती है, जिसको आप टाइप बोलते हो। अब देखो, एक चीज सिंपल सी सबको पता है, मेरे हिसाब से हम +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 2 इनपुट यूज किया, 2 ही आउटपुट आपको मिल गया। इंक्रीजिंग का क्या होगा, मैंने 2 इनपुट यूज किया, रिटर्न जो मिला मुझे 3, 4 या 5 मिल गया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है, थोड़ा सा इनपुट डालने से बहुत ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, थोड़े से इनपुट यूज करने से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसे कहते हैं कि जो रिटर्न है वो बढ़ रहे हैं, जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, इनपुट आप थोड़ा सा यूज कर रहे हो। इसी का ऑपोजिट डिमिनिशिंग आ जाएगा, कि आप ज्यादा से ज्यादा इनपुट को यूज कर रहे हो, बट जो आउटपुट है आपको
कम मिल रहा है। ये देखो, ये +1 +2 से हमने पढ़ रखा है और क्लास में भी बच्चे यही पढ़ के चले जाते हैं, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। याद रखना, +2 लेवल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो यहां पे आपको ये चीज पूछी जाएगी कि पहला तो बताओ रीजन क्या है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पर चले? रीजन क्या होंगे, कॉजेस क्या है? तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, जहां थोड़े से इनपुट यूज करने पे बहुत अच्छे रिटर्न्स और आउटपुट आपको मिलता है, तो जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है उसके कॉजेस क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहला हमारे पास कॉज क्या आ जाता है, रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो, जिन रॉ मटेरियल्स का आप यूज कर रहे हो, वो रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल है इसलिए सस्ते भी है। रीन्यूएबल का मतलब है जो खत्म नहीं होंगे, जिनको आप बार बार रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, उन्हें रीन्यूएबल कहा जाता है। तो यहां पर जो भी इंडस्ट्रीज रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रही है, उनको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि सस्ते होते हैं, कॉस्ट कम है इनकी, पहली चीज। दूसरा जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। आपको याद है मैंने पहले दिन पे आपको करवाया था इस तरीके का एफिशिएंसी पैरामीटर, हमने जिसको कहा था। तो जिस भी इंडस्ट्री की, फर्म की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। वो बोलते हैं ना यार, एक जो कंपनी है वो तभी आगे बढ़ पाती है जब उसका जो लीडर है, उसका जो मैनेजर है, वो अच्छा हो, पुशिंग हो, एफर्ट्स डालने वाला हो। समझ रहे हो? तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि जो भी आप लोगों की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम है। आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी टेक्निक का यूज कर रहे हो जिससे जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है, जो लेबर है आपकी बनाने की, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो आपकी मिनिमम है। तो जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम है तो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न्स है अच्छे मिलेंगे। साथ में आप रिसोर्सेज भी कौन से यूज कर रहे हो, जो सस्ते है, रिन्यूएबल है, और आपका जो एफिशिएंसी पैरामीटर है, मैनेजरियल एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो रिटर्न्स तो आपको अच्छे ऑटोमेटिकली मिलेंगे। ठीक है, इसी के जो ऑपोजिट है वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आ जाएंगे कि भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, आपका जो फर्म है वो इनएफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है नहीं उसके पास, टेक्निक भी उसके पास पुरानी है, जो प्रोड्यूस करने के कॉस्ट है वो भी उसकी हाई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो सारा आ जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो एक चीज बच्चों याद रखना, मैंने आपको ना ये 3 करवाए हैं, जरूरी नहीं एग्जाम में ये 3 एज इट इज आ जाए, बट इससे मिलते जुलते आएंगे। तो अगर ये 3 को आपने समझ लिया ना, तो एग्जाम में जो भी और पॉइंट्स दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, आप आराम से कर लोगे। तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है रादर देन रट्टा मारना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पॉइंट नहीं आएंगे। ये फिर आ जाएगा मैनेजरियल एफिशिएंसी, बाकियों को घुमा के डाल देंगे ये कुछ भी। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो बच्चों ये मेरा पहला क्वेश्चन था जहां पे हमने बात की कि कॉजेस क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ये भी मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा, अच्छे से समझना है इसको, कि फॉर एग्जांपल आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को होता क्या है, जो आइसोकॉन्ट्स होते हैं ना हमारे पास, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ना कम होता जाता है। इस तरीके से जो आइसोकॉन्ट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन आइसोकॉन्ट्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यार मेरी एक ना ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो हम इसको, ये देखो ये आइसोकॉन्ट है, इसके बीच इतना गैप था, फिर गैप कम हो गया मेरे पास, फिर मेरे पास गैप और कम हो गया, फिर मेरे पास गैप और कम हो गया। इसका मतलब होता है आप कम से कम इनपुट यूज कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है। ये डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि एग्जाम में आपने ये याद रखना है कि जब भी रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीज हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, जो आइसोकॉन्ट के बीच का डिस्टेंस है ना वो कम होता रहेगा।
और ये कम डिस्टेंस है ना, जो ये आपको कन्वे क्या कर रहा है, ये आपको कन्वे कर रहा है कि थोड़े से इनपुट यूज करने पे आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का क्या होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है आइसो क्वांट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है, तो थोड़े से इनपुट यूज करने पे बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये कॉजेस का क्वेश्चन भी याद रखना, और ये भी याद रखना कि जो डिस्टेंस है आइसो क्वांट्स के बीच वो कम होता रहेगा। इसी का ऑपोजिट आ जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न में। जो आइसो क्वांट के बीच का डिस्टेंस है ना, वो बढ़ता ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले इतना डिस्टेंस था, फिर इतना हो गया, फिर डिस्टेंस इतना हो गया, फिर डिस्टेंस इतना हो गया। जो डिस्टेंस है आइसोकॉन्स के बीच में वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स यूज करने पड़ रहे हैं, फिर भी आउटपुट उतना नहीं मिल रहा। 10 यूनिट ऑफ इनपुट मैंने यूज किया, तब भी आउटपुट 7 या 8 ही मिला मुझे। समझ रहे हो? तो जो डिस्टेंस है आइसोकॉन्स के बीच में वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, देखो हम बहुत बार बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है, तो वहां पे हम इस तरीके की भी बात करते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को लिखोगे कैसे। तो आप ऐसे लिख सकते हो v ग्रेटर देन 1, ये v है, कोई साइन नहीं है ये। अब ये जो v है ना, इसको डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी मैथमेटिकली लिखना है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को, तो v उसके लिए सिंबल यूज होगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से आ सकता है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हो, बेसिकली ये लेबर के लिए यूज होता है, ये कैपिटल के लिए। ठीक है, या आप खाली v ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हो। तो एग्जाम में अगर इस तरीके से भी पूछा होगा तो घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग रिटर्न को मैं अल्फा और बीटा भी लिख सकता हूं, या v इससे भी डिनोट कर सकता हूं मैं। ठीक है ना, ये डिग्री होती है हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल की, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो वहां पर। अब देखो बच्चों, आइसोक्लाइन हमने कर लिया है, रिटर्न्स टू स्केल के हमने कॉजेस भी पढ़ लिए, डायग्राम में भी आपको बता दिया है। लास्ट हमारे पास आता है मल्टी प्रोडक्ट फर्म। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या है, जो लेबर है वो एक्स कमोडिटी को भी बना रहा है, वाई को भी बना रहा है, जो कैपिटल है वो भी 2 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। मल्टी प्रोडक्ट का मतलब है मैं एप्पल भी बना रहा हूं, बनाना भी बना रहा हूं। अभी तक तो हम बात करते थे ना सिर्फ कि भाई लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब है मल्टी प्रोडक्ट, एक फर्म 2 या 2 से ज्यादा चीजों को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पे हम इस तरह से लिखते हैं कि जो लेबर है वो एप्पल भी बना रहा है, बनाना भी बना रहा है। समझ रहे हो? जो कैपिटल है वो लेबर अपना एप्पल में भी यूज हो रहा है, बनाना में भी यूज हो रहा है, इसको मल्टी प्रोडक्ट फर्म बोला जाता है। तो देखो यार, अब यहां पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे टूल क्या यूज होगा, क्योंकि आइसोकॉन्ट तो यूज हो रहा था जहां पे एक प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, वहां पे मैं आइसोकॉन्ट की बात कर रहा था। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, पीपीसी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या नाम आ जाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी का मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक्स कमोडिटी को अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो जो वाई कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन को फोरगो करना पड़ेगा, उसको कम से कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। पढ़ते थे ना हम कि 2 कमोडिटीज है एक्स और वाई, एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वाई की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसे पीपीसी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म में क्या यूज होगा, पीपीसी हमारे पास यूज किया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास है पीपीसी आप यूज कर रहे हो, मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर दी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आएगा। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो जो पीपीसी है वो टेंजेंट होना चाहिए, जैसे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट था बजट लाइन के कंजम्पशन में, आइसोकॉन्ट टेंजेंट था आइसो कॉस्ट लाइन के, सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही थी। वैसे ही
मल्टी प्रोडक्ट में पीपीसी टेंजेंट हो जाएगा किसके? आईएसओ रेवेन्यू कर्व के। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी? जो पीपीसी है वो क्या होना चाहिए बच्चों? क्या शेप होती है पीपीसी की? कनकेव टू द ओरिजिन। तो पीपीसी की शेप क्या आ जाएगी हमारे पास? इट शुड बी कनकेव टू द ओरिजिन। अब ये कनकेव वाला तो चलो सिस्टम हमें पता है कि ठीक है कनकेव है। ये आईएसओ रेवेन्यू क्या होता है? अब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब आईएसओ क्वांट की डेफिनेशन कराई थी। आईएसओ का मतलब होता है बराबर, आईएसओ का मतलब होता है इक्वल। तो इसका आईएसओ रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल रेवेन्यू। आईएसओ का मतलब इक्वल है तो इक्वल रेवेन्यू मतलब हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चों आईएसओ रेवेन्यू है वो मुझे ये कन्वे करेगा कि चाहे एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करो चाहे वाई, सेम रेवेन्यू आना है। जितना एप्पल को सेल करके या प्रोड्यूस करके आपको रेवेन्यू आ रहा है उतना ही रेवेन्यू बनाना को प्रोड्यूस करके भी आपको मिलेगा। तो आईएसओ रेवेन्यू क्या बताता है? चाहे एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करो चाहे वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करो, चाहे जितना एक्स को सेल करने से रेवेन्यू आ रहा है वाई को सेल करने से भी उतना ही रेवेन्यू आएगा। जितना एप्पल को बेचने से प्रॉफिट रेवेन्यू आ रहा है उतना ही बनाना को बेचने से भी रेवेन्यू आएगा। इसे आईएसओ रेवेन्यू कर्व कहा जाता है। तो दो कंडीशंस है, पीपीसी टेंजेंट होना चाहिए किसके? आईएसओ रेवेन्यू के। और दूसरा जो हमारा पीपीसी इट शुड बी कनकेव टू द ओरिजिन। अब देखो बच्चों ये टेक्निकल चीजें होती है। इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन का यूज हुआ है और साथ में हम किस चीज की बात करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, कि मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है कंज्यूम करने से। उसके बाद आईएसओ क्वांट को मैंने बताया आईएसओ कॉस्ट लाइन के टेंजेंट और बात की है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि लेबर और कैपिटल को मैं किस तरह सब्स्टिट्यूट करूंगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं पीपीसी की, जहां पे मैंने आईएसओ रेवेन्यू की बात की। और यहां पे हम किस चीज की बात करते हैं? यहां पे हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हमारे पास MRTS आ जाएगा। प्रोडक्शन में टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोल लो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहां पर पीपीसी में आएगा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपने एक प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करना है दूसरे प्रोडक्ट को फोरगो करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज देखो, आईसी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी, आईएसओ क्वांट के साथ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, पीपीसी के साथ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो ये अब यहां पे टेक्निकल चीजें हमारे पास आती है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये चीज आप लोगों को ना याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें याद रखना आईएसओ क्वांट, आईएसओ क्लाइन, रिज लाइन, उसके बाद हमारे पास जो हमने आज किया आईएसओ रेवेन्यू कर्व्स। ये 3-4 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब देखो, जैसे कि मैंने रिटर्न्स टू स्केल में आपको कहा था लॉन्ग रन फिनोमेना है, तो लॉन्ग रन में एक और चीज भी होती है। क्या होती है वो चीज? लॉन्ग रन में बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है। लॉन्ग रन में आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हो। यही होता है ना, जब भी लॉन्ग रन आएगा तो आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो वो कन्वे कौन करेगा आपको? प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन आपको बताती है कि हमारे पास लॉन्ग रन है, किस तरह आप अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हो, किस तरह वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हो, अपनी जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, अपना जो आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो, अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड कर रहे हो। तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली क्या बताएगी कि किस तरह लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके मैं बिजनेस को एक्सपांड करता हूं या प्रोडक्शन को इंक्रीज करता हूं। समझ रहे हो? दूसरी चीज, प्रोडक्ट लाइन ये बताएगी कैसे? जब भी आप इस आईएसओ क्वांट पे थे अभी आप, ठीक है, एक आईएसओ क्वांट से जब आप दूसरे पे शिफ्ट होते हो, दूसरे आईएसओ क्वांट से तीसरे पे आप शिफ्ट होते हो, तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ आईएसओ क्वांट है ना, एक आईएसओ क्वांट से दूसरे आईएसओ क्वांट पर शिफ्ट होना, ये बेसिकली इंडिकेशन होता है कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, आउटपुट को चेंज कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट लाइन क्या बताएगी? किस तरह से लॉन्ग रन में आप लोग वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो।
प्रोडक्ट लाइन आपको क्या बताएगी? मूवमेंट या शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइसो क्वांट टू अनदर। एक आइसो क्वांट से दूसरे आइसो क्वांट पर शिफ्ट होते हैं जब भी आपने बिजनेस एक्सपेंशन या इंक्रीज इन प्रोडक्शन को बताना होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली आपको एक्सपेंशन बताती है कि किस तरह एक आइसोकॉन से दूसरे आइसोकॉन पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो बच्चों ये मेरे प्रोडक्शन का चैप्टर था। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको कन्वे की है। इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले डेफिनेशंस को पढ़ लेना। क्वेश्चन आपको यहां पे जो निकलेगा वेरिएबल फॉर्म में निकलेगा कि बताओ आइसोक्लाइन क्या है, आइसोकॉन्ट की स्लोप क्या है, पीपीसी किसके टेंजेंट होगी, समझ लो। इस तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन निकलेगा, तो उसको पढ़ना भी उसी तरीके से, रट्टा मार के मत चले जाना। तो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों मैंने आपको कन्वे कर दी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर है गेम चेंजिंग चैप्टर है, जो कि है कॉस्ट। 90% बच्चा कॉस्ट के क्वेश्चन गलत करता है। हर एक सब्जेक्ट में ना एक या दो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो जेआरएफ के मेरिट को डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट और फैक्टर प्राइसिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और आईएसएलएम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट है, स्टैटिस्टिक्स में आपके पास प्रोबेबिलिटी और रिग्रेशन है। ये एक एक दो दो चैप्टर्स है जो कि मेरिट बनाएंगे, जेआरएफ क्लियर करवाएंगे आपका। तो इन चैप्टर्स को ढंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भेड़ चाल में चलोगे, नॉर्मली बाकियों की तरह पढ़ के जा रहे हो, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा कॉस्ट होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।